हेलो, मेरा नाम है शोएब और मैं आपका स्वागत करता हूँ एडुनेक्टर पे। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, रियल नंबर। जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो लोग देख सकते हैं कि उनकी एनसीईआरटी का जो सबसे पहला चैप्टर है वो ही है रियल नंबर। तो रियल नंबर शुरू करने से पहले आप लोगों ने 9th क्लास में नंबर सिस्टम, जो भी उस 9th क्लास का भी फर्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ा था। वहां शायद आपको पढ़ाया गया था रियल नंबर की एक थोड़ी सी आपको बात बताई गई थी कि व्हाट इज रियल नंबर। और हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे भूल गए हों कि रियल नंबर क्या है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि रियल नंबर से ही शुरू करता हूँ कि व्हाट इज रियल नंबर। देखो, हमारे जो नंबर हैं वो मेनली दो तरह से होते हैं। हमारे जो नंबर हैं वो मेनली दो तरह से होंगे, रियल नंबर, और अगर रियल नंबर नहीं है तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। जैसे आपका कोई भी नंबर है वो कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। किसके कॉम्बिनेशन से मिलके बना है? रैशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, तो उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ या अ कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर के अंदर आपके रैशनल नंबर भी आ सकते हैं और इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं। इन्हीं दोनों के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब बात यह है कि इसमें भाई क्या नाम है, आपका रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। तो रैशनल और इरेशनल नंबर में आपको पहले ही बात हो चुकी होगी 9th क्लास में कि वो सारे के सारे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो सारे के सारे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। और अगर वो सारे के सारे नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, यानी कि वो टर्मिनेट तो ना हो लेकिन रिपीट हो जाए, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो जो सारे के सारे इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का जो ग्रुप है, जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ग्रुप है, उसी ग्रुप को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अगर हमसे पूछें कि कोई भी इरेशनल नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि बताइए भाई क्या ये रियल नंबर है, तो आपका जवाब होना चाहिए यस, इट इज अ रियल नंबर। और अगर कोई रैशनल नंबर दे दिया जाता है तब आपसे पूछा जाए इज इट रियल नंबर, तब भी आपका जवाब यही होगा यस, इट इज अ रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर में दोनों तरह के आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। इसको नॉर्मली, ये तो बिल्कुल एक इसका एग्जैक्ट टर्म हो गया। बाकी कुछ जगहों पे आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि वो सारे नंबर जो कि एक्सप्रेस किए जा सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पर p और q दोनों ही इंटीजर हैं और q 0 के बराबर नहीं है। ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां p और q दोनों ही इंटीजर हैं और q को जो है वो 0 नहीं है, q 0 के अलावा कुछ और है, तो वो सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है। अब जैसे कोई भी नंबर है 3/2 है, ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में है, दोनों ही इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं है। 1/2 है, तो ये भी आपका क्या है? एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है और दोनों ही आपके इंटीजर हैं p बाई क्यू। और जैसे कि -4/3 है, ये भी आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का इंटीजर आ गया, तो फिर ऐसा कौन सा नंबर होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा? तो वो नंबर जो ना तो वो इरेशनल कौन से नंबर होंगे?
5 3 4 8 2 8 1 6 एंड सो ऑन। यानी कि वो नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं, ये डॉट 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 से पता चल गया ये टर्मिनेट नहीं हो रहे, और पॉइंट के बाद जो आपका चल रहा है वो रिपीट भी नहीं हो रहा, पैटर्न बिल्कुल अलग ही पैटर्न है। तो इस तरह के नंबर जब भी मिलेंगे हमें तो उसे हम बोलते हैं क्या, इर्रेशनल नंबर। तो रियल नंबर जो है वो इन्हीं दोनों का पार्ट है, इन्हीं दोनों का पार्ट है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का। लेकिन कभी कभी जैसे कि आपके पास ये नंबर आ जाता है, रूट में कोई वैल्यू आ गई, √24 आ गई, तो √24 जो है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है ऑल स्क्वायर रूट, जितने भी स्क्वायर रूट हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल होते हैं, सारे के सारे इर्रेशनल होते हैं एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के। और वो कुछ कौन से होते हैं, जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन कौन से हैं, जैसे 4 9 16 25 36 और 49। ऐसे ये 2 का हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा, ये 7 का हो जाएगा एंड सो ऑन। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है उनको छोड़कर, यानी कि 4 और 9 के बीच में क्या बच रहे हैं, √5 √6 √7 √8। 9 और 16 के बीच में √10 √11 √12 √13 √14 एंड √15। √16 और 25 के बीच में √17 √18 √19 √20 √21 √22 √23 √24। तो इस तरीके से ये तो सारे आपके रैशनल नंबर हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। लेकिन ये जितने भी दिख रहे हैं और बाकी आने वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल हैं, वो सारे के सारे इर्रेशनल हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप इनको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर मिलेंगे। जब भी आप इनको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलेंगे, इसलिए क्या है, सारे के सारे इर्रेशनल नंबर हैं। तो सर चलिए रैशनल और इर्रेशनल से समझ में आ गया थोड़ा सा कि ये रियल नंबर, जब आप कह रहे हैं कि रैशनल भी रियल नंबर में आएंगे, इर्रेशनल भी रियल नंबर में आएंगे, तो इसका मतलब सारे के सारे होल नंबर और सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे फ्रैक्शनल फॉर्म, ये सब क्या है, रैशनल नंबर ही हैं। तो वो सब भी आपके रियल नंबर आ गए, और बाकी रूट वाले नंबर जो हैं वो भी आपके किस में आ गए, रियल नंबर में आ गए। तो जब सारे ही रियल नंबर में आ गए तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो रह गई, कौन सी ऐसी चीज है जो रियल नंबर में आने से रह गई, फिर हम उसको क्या बोल रहे हैं। तो ऐसी एक चीज है, जैसे अगर आपके पास √24 है, अभी एग्जाम्पल दिया मैंने, तो √24 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। बिल्कुल सही बात है, √24 एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन √-24 क्या है, √-24। तो जब भी कभी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा कि जो माइनस है वो रूट के अंदर होगा, जब भी कभी माइनस आपका रूट के अंदर हो जाएगा, तब आप उस नंबर को इर्रेशनल नंबर नहीं कह सकते। और रैशनल तो वो है ही नहीं, रैशनल तो वो है ही नहीं और इर्रेशनल भी नहीं है। जब भी कभी रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तब आप उस नंबर को इर्रेशनल नहीं कह सकते, और रैशनल वो है नहीं, तो ना वो रैशनल हुआ ना वो इर्रेशनल हुआ। तो इस हिसाब से वो क्या हुआ, वो आपका रियल नंबर भी नहीं हुआ। जब रियल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है भाई, तो हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, √-(-1) इंटू √24। क्लियर है बात, हमने इसको तोड़ दिया, √-24 को √-1 और √24। क्लियर है, लिख सकते हैं बिल्कुल, -1 × 24 -24 वापस से ही हो जाएगा।
तो जो अंडर रूट 24 है वो तो आपका इर्रेशनल नंबर है, चलो कोई बात नहीं, अंडर रूट 24 तो इर्रेशनल है, लेकिन अंडर रूट -1 जो है इसको हम मैथ में बोलते हैं आई से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से जब भी कभी आपके पास अंडर रूट -24 आएगा तो उसको हम लिखेंगे 24i, जहां पर आई जो है वो रिप्लेस करता है, बोलते हैं उसे क्या, आयोटा, आयोटा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोटा। तो इस तरीके से जब भी कभी इस तरीके का नंबर आ जाएगा कि आपको अंडर रूट में निगेटिव का साइन दिख जाएगा तो आप अंडर रूट -1 कर देंगे और बाकी पूरा नंबर बाहर अंडर रूट में रख देंगे। तो इस तरीके से अंडर रूट -1 को हम आई लिख लेंगे और पूरा नंबर यूं ही नहीं रहेगा, सॉरी, इस तरीके से अंडर रूट 24i, अंडर रूट 24i। तो जब भी कभी ये होगा आपके पास तब आप इसको क्या बोलेंगे, इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसमें भी दो तरह के पार्ट होते हैं, कभी कभी हमारे पास लिखा होता है कि 3 प्लस अंडर रूट माइनस के 37, तो आप क्या लिखते हैं 3 प्लस अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 37। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 37i। तो क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बात समझ में आ रही है। यहां पर एक रियल नंबर को सम किया गया था अंडर रूट -37 से, तो 3 को तो हमने 3 रहने दिया, प्लस को प्लस अंडर रूट 37 को अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 37, अंडर रूट -1 को आई लिख दिया और 37 को अंडर रूट 37 रहने दिया, तो ये बन जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 37i। तो इस पूरे नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक वो पार्ट जिसके साथ आई नहीं होता है उसे हम बोलते हैं रियल पार्ट, उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और एक वो पार्ट जिसके साथ आई जुड़ा हुआ होता है उसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। दो पार्ट होते हैं इसके अंदर, क्या, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो बस यही बताना चाह रहा था कि रियल नंबर कौन से हो रहे हैं। रियल नंबर वो होते हैं पूरा का पूरा ग्रुप, किसका ग्रुप, रियल नंबर जो है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर का जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा रियल नंबर कहलाता है। और बाकी जहां रियल और रियल नंबर के बाहर कौन सा ग्रुप है, एक वो नंबर जो ना तो रैशनल हो ना ही इर्रेशनल हो। तो वो नंबर कौन से होते हैं जो ना रैशनल हो ना इर्रेशनल, कभी कभी रूट में निगेटिव आ जाता है अंदर, तो वो ना रियल रहते हैं ना वो सॉरी ना रैशनल रहते हैं ना इर्रेशनल रहते हैं। तो इस तरीके के नंबर को हम बोलते हैं क्या, आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो पूरा नंबर क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर के अलावा क्या बन जाता है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि सारे के सारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपके इर्रेशनल नंबर, और इन दोनों का जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर। फिर उसके बाद हमने देखा रियल नंबर के बाद कि अंडर रूट 4 अंडर रूट 9 यानी कि जो भी जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन जो भी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है यानी कि उनको पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भी 2 पॉइंट कुछ, इसको भी 2 पॉइंट कुछ, ये 3 पॉइंट कुछ, ये सब पॉइंट में आंसर आते रहेंगे। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे रूट में जितने भी होंगे स्क्वायर रूट में सारे इर्रेशनल होंगे एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट जो ये है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया क्या रैशनल क्या इर्रेशनल है। तीसरी चीज हमने ये देखी कि रैशनल और इर्रेशनल के अलावा अगर कभी कभी रूट के अंदर माइनस आ जाता है, कभी कभी रूट के अंदर माइनस आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको -1 को बाहर ले लेते हैं कॉमन रूट में ही और पूरे वर्ड को अलग छोड़ देते हैं रूट में, और माइनस अंडर रूट -1 को आई रिप्लेस कर देते हैं और ये यूं ही रहेगा, और आई को बोलते हैं आयोटा। और इस तरीके के नंबर को कभी अगर सिंपल ये हो तब भी उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, और इसके साथ साथ अगर कोई रियल पार्ट यानी कि रैशनल पार्ट जुड़ा हुआ है तब भी उसको कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलेंगे। बस फर्क इतना होगा, जो आई वाला टर्म होगा उसे बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट, और जो आपका रैशनल वाला या रियल नंबर वाला टर्म होगा उसे बोलते हैं आप रियल पार्ट। तो बस इतना ही था यहाँ पे रैशनल नंबर और सॉरी रियल नंबर के बारे में समझाने के लिए। फिलहाल
आगे इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम 11th क्लास में। पूरा एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, उसमें इसकी फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्या क्या है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इनकी कुछ थ्योरम्स हैं, किस तरीके से ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे आप डिवाइड करते हैं, या कैसे आप प्लस या माइनस करते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं हम 11th क्लास में सीखेंगे। अभी फिलहाल बस इतना समझ लीजिए, जब भी कभी आपका रूट में निगेटिव आ जाता है तो वो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है और उसका रिप्रेजेंटेशन आई के साथ होता है, यानी कि आयोटा के साथ होता है। उसमें जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ एक पार्ट हो, दो पार्ट भी हो सकते हैं और एक पार्ट भी हो सकता है। एक आपका क्या हो सकता है, ये रियल वाला पार्ट और एक आपका इमेजिनरी पार्ट। तो ये रियल नंबर के बारे में इन्होंने देखो यहाँ लिखना शुरू किया है, डेफिनेशन देख लेते हैं और ऑलमोस्ट वही चीज बताएंगे जो अभी बता के आए हैं हम, कि रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो हमने देखा नंबर लाइन पे हम क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी नंबर डेसिमल फॉर्म में हो या फ्रैक्शनल फॉर्म में हो या रैशनल फॉर्म में हो तो उसको तो कर ही सकते हैं, साथ में हम इर्रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने करा भी है कि √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो 9th क्लास में। ये 0, ये 1, ये 2, ये आपका 3, तो हमने एक यूनिट इधर से ले लिया, एक यूनिट इसको परपेंडिकुलर और इसको ये मिला दिया, तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट की कितना हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2। तो ये जो डिस्टेंस है √2 आ गया, इसको मार्क किया और ये आपका आ गया क्या √2। तो इस तरीके से 9th क्लास का पोर्शन है कि √3 आपको रिप्रेजेंट करना है, √5 रिप्रेजेंट करना है। तो ये सारी चीजें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाती हैं, यानी कि हमें पता है कि हम रैशनल नंबर को तो नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते ही करते हैं। 9th क्लास में हमने ये भी सीखा था कि इर्रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और कैसे किया जा सकता है ये अब मैं ये बताने के लिए आप 9th क्लास की चीजें देख सकते हैं, उसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है एक छोटा सा। ओके, तो इसका मतलब हम किस किस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रैशनल एज वेल एज इर्रेशनल। तो सारे के सारे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर ही क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, जो मैं बता चुका हूं। फिर उसके बाद कहते थे नंबर दैट आर नॉट रियल। अगर वो रियल नहीं होंगे तो फिर कौन से होंगे, कैन बी इमेजिनरी लाइक 4i, यानी कि वही 4i का मतलब क्या हो जाएगा, 4i का मतलब हो जाएगा √-4। इसे हम लिखेंगे -1 इंटू √4 या 16 सॉरी। तो इस तरीके से -√1 को i लिखेंगे और √16 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से चल रहा होगा, कुछ रूट में माइनस चला होगा, तभी यहाँ पे आयोटा आया है -2i, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। In this chapter there are two very important properties, positive integer, Euclid division algorithm और fundamental theorem of arithmetic। हम सबसे पहले अभी फिलहाल यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे, जिसमें से शुरुआत मैं करूंगा किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड जो है, इन्होंने डिवीजन का क्या तरीका बताया आपको। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए हम मेनली क्या निकालते हैं, HCF वगैरह निकालते हैं। HCF निकालने का एक तरीका होता है कि सपोज कोई भी नंबर है, दो नंबर आपको दे दिए और आपसे कहा जा रहा है इसका और इसका HCF निकालिए, तो आप क्या करते हैं, 225 को फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, और अलग से 635 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब आप 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 635 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको जो फैक्टर्स मिलेंगे 225 के और 635 के, ये कुछ फैक्टर्स मिलेंगे, यहाँ से कुछ फैक्टर्स मिलेंगे, तो आप इसमें कॉमन देखते हैं। तो इस तरीके से आप इन सब कॉमन का मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो फाइनली वो आपका क्या हो जाएगा, HCF। लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा के जरिए हम एक दूसरा मेथड है उससे निकालने को कहा जाता है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा यूज का आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस चैप्टर में है तो इसलिए हमें पढ़ाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, मुझे तो आज तक इसका कोई खास रूल दिखा नहीं है कहाँ पे इसको यूज करते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारे चैप्टर में है, प्रैक्टिकली मुझे नहीं दिखा इसका रूल, लेकिन हमारे चैप्टर में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके,
तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इन्होंने यही कहा है कि सबसे पहले यही है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और उसको किसी दूसरे इंटीजर से आप डिवाइड कर रहे हैं, इट्स से दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर can be divided by another positive integer b in such a way that it leaves a remainder that is smaller than b, and it is mainly used to compute the HCF of two positive integers. देख लो क्या है कि ये देखो, हमने अपना, ये तो सभी जानते हैं, जब भी कभी आप एक पॉजिटिव इंटीजर को किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे, जब भी कभी आप किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? जो भी आपका दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया उससे छोटा ही मिलेगा। चलिए, नहीं समझ में आया तो इसको बता देते हैं। सपोज आप 35 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से। सपोज आप 35 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो जब आप 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है? 4 8 32 एंड 3। तो आपको एक क्वोशिएंट मिला और एक आपको रिमाइंडर मिला। ठीक है, तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं? जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, जिस इंटीजर को, इसको मैं मान ले रहा हूं a, और जिस इंटीजर से मैं डिवाइड करता हूं उसे मान ले रहा हूं b। तो इसका मतलब a किसके बराबर होगा? bq प्लस r। a किसके बराबर होगा? bq प्लस r। ये हमने बचपन में अपने पढ़ा है कि अगर चेक करिए अपने आंसर को डिवाइड करते वक्त, जब भी बहुत सारे क्वेश्चन में हमें दे दिया जाता था कि डिवाइड करिए और उसके बाद चेक योर आंसर, तो जब भी हमें अपने आंसर को चेक करना होता था, हम क्या करते थे? हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे ही तो करते थे। तो वही मैंने किया है, इस डिविडेंड को मैंने a मान लिया और डिवाइजर को b मान लिया, क्वोशिएंट को q मान लिया और रिमाइंडर को r मान लिया। तो a इज इक्वल टू bq प्लस के r, वेयर r जो है वो किसके बराबर होगा? r शुड बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। r शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन 0। r जो है वो 0 भी आ सकता है अगर वो आपका परफेक्टली कट गया है, यानी कि यहाँ पे अगर आपका 36 होता तो 4 9 36, रिमाइंडर क्या आता? 0। तो इसका मतलब r जो है वो तुम्हारा या तो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट r ऑलवेज लेस देन b। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा ही होगा। कभी ऐसा देखा है कि रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से बड़ा आ गया हो? कभी पॉसिबल नहीं है। कभी यहाँ पे पॉसिबल है कि यहाँ रिमाइंडर 4 आ जाएगा, कभी पॉसिबल नहीं होगा कि रिमाइंडर 4 आ जाए। कभी भी हमेशा रिमाइंडर जो आएगा वो डिवाइजर से छोटा ही आएगा। तो यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से बस आपको यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी कभी सपोज किसी और को डिवाइड कर लिए, जरूरी नहीं है इसको डिवाइड करें। अगर आप डिवाइड करते हैं 356 डिवाइडेड बाय 9, अगर आप यहाँ डिवाइड करते हैं 356 को, तो आपके पास क्या आंसर आने वाला है? 9 3 27, क्या बचेंगे? 8, आगे का 6, 9 9 81, क्या बचेगा? 5। तो यहां पर भी वही चीज आप देखेंगे जब कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, यानी कि 356 इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है भाई? 9, और क्वोशिएंट कितना आया है? 39, प्लस रिमाइंडर कितना आया है? 5।
तो आप देखेंगे क्या कि रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है 5 के बराबर। तो बात वही है कि हमेशा रिमाइंडर जो है या तो वो 0 के बराबर आएगा या फिर बड़ा आएगा, सॉरी, या फिर बड़ा आएगा 0 से या फिर b से छोटा। तो 3 कंडीशन हो सकती हैं कि r जो है रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, r हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा मगर छोटा होगा किससे, b से। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि r जो है वो हमेशा, जैसे कि इस केस में अगर आप 9 से डिवाइड कर रहे हैं, इस केस में आप 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस केस में जब भी कभी आपकी वैल्यू, अगर b की वैल्यू आप 9 बना रहे हैं यानी कि 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर r की 9 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं और वो 9 पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, 9 नहीं है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर 4 से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पर 4 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं और 4 पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हैं r की, 0, 1, 2 एंड 3। इसी तरीके से अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं यानी कि b की वैल्यू 5 हो जाती है, तो वहां पर भी रिमाइंडर की सिर्फ 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं। कौन कौन सी, 0, 1, 2, 3, 4। तो बस हमें इतना समझ में आ गया कि जब भी कभी हम डिवाइड करेंगे किसी भी a पॉजिटिव इंटीजर को किसी दूसरे b पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा मगर b से, जो हमारा दूसरा इंटीजर है b, उससे छोटा होगा हमेशा। और यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। मेनली आप इसका यूज जो करते हैं वो 2 नंबर का HCF निकालने के लिए करते हैं। तो देखिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी डिवाइडेड बाय एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर b इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर r that is smaller than b। ठीक है, इट इज मेनली यूज्ड टू कंप्यूट द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो हमने अभी थ्योरम बताकर आए हैं पूरी, वो थ्योरम इन्होंने थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा के तौर पर डिफाइन कर दी। क्या कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, a और b को दोनों को डिवाइड किया जा रहा है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स q एंड r। जब आप a और b को डिवाइड करेंगे तो आपको 2 नए इंटीजर मिलेंगे। कौन कौन से, q और r। ये q क्या है, क्वोशंट, और ये r क्या है, रिमाइंडर। यानी कि जब भी कभी आप 2 पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो आपको 2 नए पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे, क्वोशंट और रिमाइंडर, जो कि इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। यानी कि जो पहला वाला इंटीजर है वो किसके बराबर होगा, दूसरे वाले इंटीजर इंटू क्यू प्लस आर के बराबर, जो कि अभी बात हो चुकी है। जहां पर आर जो है, आर देखो हमेशा या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा मगर बी से हमेशा छोटा होगा। ये रिलेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा या ये भी कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए आपको HCF फाइंड आउट करना है। जैसा कि पहले बताया था कि मेनली जो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को जो यूज करते हैं वो मेनली HCF फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। हालांकि मैं इसको फिर से बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली तो कोई खास यूज है नहीं यूक्लिड डिवीजन लेमा का। जब किसी को अगर HCF निकालना भी होता है तो वो नॉर्मली उसको जिस किसी का भी नंबर का उसको HCF निकालना है वो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करता है, उसमें आपका वो कॉमन लेता है और जितने भी कॉमन आ रहे होते हैं सबको मल्टीप्लाई कर देता है, दैट विल बी योर HCF। तो मतलब ये है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कोई खास यूज तो होता नहीं है, लेकिन अब चूंकि वो हमारे सिलेबस में है तो पढ़ना तो हमें पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर आपको देखेंगे कि किस तरीके से HCF फाइंड आउट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए। और किसका HCF फाइंड आउट करना है आपको, 4052 एंड 12576, इन दोनों का क्या HCF आने वाला है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं जो मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया था कि सपोज अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a को डिवाइड कर रहे हैं किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b से, तो यहाँ पर जो भी आंसर आने वाला है उसे क्वोशंट बोलते हैं, और जो इन दोनों का माइनस करके जो फाइनल आंसर रहने वाला है इसे रिमाइंडर बोलते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग जो पहला इंटीजर है वो किसके बराबर होता है, BQ प्लस R के बराबर होता है। यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है।
हालांकि ये बिल्कुल भी नई चीज नहीं है, बिल्कुल भी नई चीज नहीं है। हम ऑलरेडी अपनी छोटी क्लासों में इसको पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस का रिमाइंडर। तो बस यही समझ लीजिए, यहाँ पर ए क्या है, डिविडेंड है, बी आपका डिवाइजर है, क्यू आपका क्वोशंट है और आर आपका रिमाइंडर है। तो ये आपको पहले से ही पता है, वो बात मैंने फिर से आपको एक बार रिकॉल कर दी है। चलिए, तो अब हमें काम क्या है कि अब अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए आपको फाइंड आउट करना है कि 4052 एंड 12576 का HCF क्या होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे और हमें एक क्वोशंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा। और फिर हम देखेंगे वहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा करके आगे हमें क्या करना है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप में बताता रहूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर हमें पता चल रहा है, वी कैन से और वी कैन सी हियर दैट 12,576 इज ग्रेटर देन 4052। हमें ये आसानी से दिख भी रहा है कि 12,576 जो है वो हमारा 4,052 से बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, 12,576 को आप डिवाइड कर देंगे 4052 से। अब देखो 4000 है, थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो हमें पता चलेगा 4000 बंदा 4000 के आसपास आएगा, 2 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 8000 के आसपास आएगा, 3 से करेंगे तो 12,000 के आसपास आएगा और 4052 को जब हम 4 से करेंगे तो 16,000 के आसपास आएगा। लेकिन हमें लाना किसके, 12,000 के आसपास, तो इसलिए हम सीधा सीधा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप 4052 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 3 2 6, 3 5 15 और 3 4 12। तो इस तरीके से आपका आंसर आने वाला है कितना, 12,156। फाइनली जब आपको इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपको मिलेगा, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, तो आपका जो रिमाइंडर आ गया 420। तो यहां से आप इसलिए क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 12,576 जो कि A है वो किसके बराबर हो जाएगा, B इंटू Q, यानी कि 4052 इंटू क्वोशंट यानी कि 3 प्लस रिमाइंडर जो कि बराबर है आपका 420। जब आपने इसको डिवाइड किया 12,576 को तो आपके पास आया 405, जब आपने 12,576 को डिवाइड किया 4052 से तब आपके पास क्वोशंट आ रहा है 3 और रिमाइंडर आ रहा है आपके पास 420। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा को ध्यान में रखते हुए आपने ये स्टेटमेंट अपना दे दिया। सर अब इससे हमें क्या मिल गया, इससे आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, क्या HCF मिल गया इससे हमें? नहीं, हमें HCF तो नहीं मिला, लेकिन HCF के पास जाने तक का हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए अगर आपको HCF निकालना है तो ये उसका सबसे पहला स्टेप है। जिन किन्हीं 2 नंबर का आपको HCF फाइंड आउट करना है उसमें से बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करिए और क्वोशंट और रिमाइंडर की शक्ल में स्टेटमेंट दे दिए। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, पहली ही बार में रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर है वही आपका HCF हो जाएगा। जो डिवाइजर है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो डिवाइजर है, जैसे इस केस में डिवाइजर आपका 4052 है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो 4052 ही आपका HCF हो जाता। लेकिन यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं बल्कि 420 आया है, इसलिए आप कहें अगर कि डिवाइजर ही आपका HCF है तो बात गलत हो जाएगी। हमें इस प्रोसीजर को तब तक आगे तक बढ़ाना पड़ेगा जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जिस किसी भी स्टेप पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसी स्टेप का डिवाइजर जो भी होगा वही हमारा HCF होगा। यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है और यही एक तरीका है यूक्लिड डिवीजन लेमा के जरिए अगर आप HCF फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन अब ये है कि फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, भाई क्या करें?
तो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके पास रिमाइंडर नहीं आया तो अगले सेकंड केस में आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो जो पीछे के स्टेप का डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा, रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा। पीछे के स्टेप का जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा। यानी कि होने वाला क्या है, टेक जो पीछे के स्टेप का डिवाइजर यानी कि 4052 एज डिविडेंड। जो पीछे के स्टेप में डिवाइजर था भाई, जो पीछे के स्टेप का डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बन गया, वो अब डिविडेंड बन गया एंड 420 एज डिवाइजर। और जो पीछे के स्टेप में आपका रिमाइंडर था वो अब डिवाइजर बन गया। पीछे के स्टेप में जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखते हुए आप इनको डिवाइड करेंगे। भैया डिविडेंड क्या है हमारा 4052 और आप डिवाइजर क्या है 420। देखो 420 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4052 आ जाए। अगर आप सीधा सीधा 420 को अराउंड 10 से डिवाइड कर देते हैं तब आपके पास 4200 आ जाएगा, लेकिन हमें 4200 नहीं उससे कम यानी कि 4052 लाना है। चलिए, लेकिन जैसे ही आप 420 को ऑलमोस्ट 3 से डिवाइड कर दें तो कुछ 3700 के आसपास 3800 के आसपास आंसर आएगा। ये हमें थोड़ा सा सेंस लगा के हमें दिख रहा है, तो इसलिए हम मैं डायरेक्ट यहाँ पे 9 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 0 द 0 9 2 द 18 ठीक है, 9 0 द 0 9 2 द 18 एंड 9 4 द 36 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। 2 माइनस 0 शिट 2 माइनस 0 2 15 में से और ये 5 माइनस 8 यानी कि 15 में से 8 गई 7 और यहाँ कितना बचा 9 9 में से 7 गया। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 272। अगर आप 4052 को डिविडेंड लेते हैं और 420 को डिवाइजर लेते हैं तब आपका नया जो क्वोशंट आने वाला है दैट विल बी 9 और जो नया रिमाइंडर आने वाला है दैट विल बी 272। क्लियर है? 9 0 द 0 9 2 द 18 9 4 36 प्लस 1 37 2 में से 0 गए 2 15 में से 8 गए आपके 7 बचते हैं, यहाँ 9 बचते हैं 9 में से 7 गए 2 यहाँ 3 रह जाते हैं। इस तरीके से आपने इसे सॉल्व कर लिया। तो मैं आज को लिख सकता हूं therefore 4052 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट यानी कि 420 इंटू क्वोशंट कितना आया भाई 9 प्लस रिमाइंडर कितना आया भाई 272। रिमाइंडर कितना आया है 272। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं मिला तो अब थर्ड स्टेप पे हमें जाना पड़ेगा और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, जो पीछे के स्टेप में आपका डिवाइजर था वो डिविडेंड हो जाएगा यानी कि 420 एज डिविडेंड और पीछे के स्टेप में जो आपका रिमाइंडर था 272 एज डिवाइजर। चलिए, तो आपका ये आपका नया डिविडेंड और डिवाइजर आपको मिल गया। अब जब आपके पास नया डिविडेंड आ गया, नया डिवाइजर आ गया, तो इसका मतलब आप इजीली नए क्वोशंट और नए रिमाइंडर तक पहुंच सकते हैं। 420 एंड 272 272 बंदा 272 सीधा सीधा, क्योंकि 2 से ही करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका अराउंड 500 कुछ हो जाएगा, जो कि हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा 420 से। चलिए, तो 272 बंदा 272 10 में से 2 गया, ये 8 बचा। यहाँ आपका कितना बचा 1, 11 में से 7 गया आपके 4, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 गया आपका 148 आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से जब आप 420 वाला केस करेंगे तो 272 इंटू 1 प्लस के 148 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तब आपको फर्दर फोर्थ स्टेप पे जाना पड़ेगा। देन टेक
जो पिछले केस का डिवाइजर है यानी कि 272 एज डिविडेंड एंड 148 एज डिवाइजर। आपके पास डिविडेंड आ गया, डिवाइजर आ गया, ठीक है। तो 272 डिविडेंड आ चुका है आपके पास और 148 डिवाइजर आ चुका है। 148 बंदा 148 एंड 148 टू द हो जाएगा आपके पास 190 कुछ, वो सॉरी 290 कुछ, जो कि ज्यादा है तो इसलिए 1 से ही करना पड़ेगा। 148 बंदा 148, 12 में से 8 गए आपके, 4 बचे या 6 बचा आपका, 6 में से 4 गए 2 बचा, 24, और ये आपका कितना बचा 2 - 1 = 124 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए आप लिख सकते हैं 272, therefore 272 = 148 इंटू क्वोशंट जो कि आपका 1 है प्लस के रिमाइंडर जो कि आपके 124 है। रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं आया है, तो सर कब आएगा रिमाइंडर? 0 आएगा भी या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, तकरीबन 5-6 स्टेप में आपका आंसर आ ही जाता है। तो जो पीछे के स्टेप में डिवाइजर है यानी कि 148 एज डिविडेंड, जो रिमाइंडर है पीछे के स्टेप में यानी कि 124 एज डिवाइजर। चलिए अब हमारे पास नया डिविडेंड और नया डिवाइजर आ चुका है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 148 और ये आपका 124, तो 124 बनता 124 और आपके पास आंसर कितना, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया आपका, तो इस तरीके से ये आपका 24 आंसर आ गया। भाई जब 24 को करेंगे 148 किसके बराबर हो जाएगा, 124 इंटू क्वोशंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 24। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया तो 6th स्टेप पे आपके पास जाना पड़ेगा, 6th स्टेप तक आपको जाना पड़ेगा। और इस बार आप क्या करेंगे, 124 को डिविडेंड मानेंगे एंड 24 को डिवाइजर, 24 को डिवाइजर मानेंगे। जब आप 6th स्टेप पर आए और आपने 124 को डिविडेंड और 24 को डिवाइजर माना, तब आपके पास कितना आ रहा है, 24 6 5 से आएगा, 5 द तो ये आपका आ गया कितना, 4 आंसर आ गया। ये आपका कितना आंसर आ गया भाई, 4 आंसर आ गया रिमाइंडर में। जब आपने 124 को 24 से डिवाइड किया तब आपका 5 क्वोशंट और 4 रिमाइंडर आ गया। तब मैं 7th स्टेप में क्या लिख सकता हूं, यहां मैं लिखता हूं, चलिए मैं इसे हटा देता हूं अभी। कि अभी भी क्या हो गया हमारा अभी 7th स्टेप यहाँ भी तो इसी को लिखना पड़ेगा कितना कि 124 जो है वो आपका कितनी बार में आया है, 24 इंटू 5 प्लस के 24 इंटू 5 120 प्लस के 4 124। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसीलिए हमें 7th स्टेप पे जाना पड़ेगा। 24 एज डिविडेंड, जो 24 है वो एज अ डिविडेंड, जो रिमाइंडर आया है यानी कि 4 एज अ डिवाइजर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब तो भाई सीधा सीधा दिख ही रहा है, 4 6 24, फाइनली आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, 4 इंटू 6 प्लस के 0, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। अब मैंने क्या कहा था, पहली चीज, जब भी कभी आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं आपको रुक जाइए और जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आ रहा है उस स्टेप का उठाकर डिवाइजर देख लीजिए। जैसे ही आप डिवाइजर देखेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस स्टेप में जो है डिवाइजर वो क्या है, इस स्टेप का जो डिवाइजर है वो 4 है, हेंस हमारा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4052 एंड 12576 इज 4 because 4 is a divisor
in case where remainder is 0, because 4 is a divisor in case where remainder is 0. 4 जो है वो उस पार्ट का डिवाइजर है जहां पर रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इसीलिए हम इसी को HCF अपना कहेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए। ठीक है, जब मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, जब भी कभी आपको दो नंबर, काफी बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है भाई इनका आपको HCF ढूंढ के बताइए कि HCF क्या आने वाला है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहला देखेंगे उन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन है, उस बड़े नंबर को डिवाइड कर देंगे छोटे नंबर से, वहां आपके पास एक क्वोशिएंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। तो आपका सबसे पहला काम यही रहेगा, क्या हमारा रिमाइंडर 0 आया है? जब आप देखेंगे तो हो सकता है आपका रिमाइंडर 0 आ जाए या हो सकता है आपका रिमाइंडर 0 ना आए। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्वेश्चन वहीं टर्मिनेट हो जाता है और उस पार्ट में, उस स्टेप में जो आपका डिवाइजर है वही आपका HCF कहलाएगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा अपना अगले स्टेप की तरफ। और अगला स्टेप क्या होता है कि हमें अभी पिछले केस में तो डिविडेंड और डिवाइजर हमें क्वेश्चन में मिल गए, बड़ा वाला डिविडेंड छोटा वाला डिवाइजर। अब अगले स्टेप के लिए डिविडेंड और डिवाइजर क्या होंगे, तो जो पीछे के स्टेप का डिवाइजर था वो अगले स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा, जो पीछे के स्टेप में रिमाइंडर था वो अगले स्टेप में डिवाइजर बन जाएगा। देखो मैंने सेकंड स्टेप में यही लिया है, पिछले केस का डिवाइजर यहाँ डिविडेंड हो गया, पिछले केस का रिमाइंडर यहाँ डिवाइजर हो गया। फिर इन नए डिवाइजर और डिविडेंड को जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर से नए क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलेंगे, तो आप फिर से चेक करेंगे क्या हमारा रिमाइंडर 0 हुआ, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बल्कि 272 हुआ। तो फिर हमें फर्दर अगले स्टेप की तरफ मूव करना पड़ेगा, फिर से नए अगले स्टेप की तरफ मूव करेंगे, फिर से आपको नए डिविडेंड और डिवाइजर चाहिए। तो वो नए डिविडेंड और डिवाइजर क्या होंगे, इससे पीछे वाले स्टेप का जो डिवाइजर है वही डिविडेंड हो जाएगा और जो रिमाइंडर है वही डिवाइजर हो जाएगा। फिर आप इस नए डिविडेंड और डिवाइजर को सॉल्व करेंगे, फिर से आप रिमाइंडर देखेंगे 0 आ रहा है, फिर आपने देखा भाई साहब रिमाइंडर 148, फिर से आपको अगले स्टेप में मूव करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन होता चला जाएगा आपका ये। जब आपने 148 को देखा भाई रिमाइंडर 0 नहीं आया, आपको अगले स्टेप में मूव करना पड़ेगा, तो उस केस में फिर से नए डिविडेंड और नए डिवाइजर चाहिए। तो 272 एज अ डिविडेंड, 148 एज अ डिवाइजर हो जाएगा। देन फिर से 124 आ गया आपका रिमाइंडर, नया डिविडेंड 148 और 124 डिवाइजर हो जाएगा। फिर से आपका नया जो रिमाइंडर आया 24 आया, फिर से नया डिविडेंड 124 और 24 डिवाइजर हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व किया फिर से रिमाइंडर 4 आ गया, तो फिर से नया डिविडेंड 24 और डिवाइजर 4 आ गया। और जब इसको सॉल्व किया तो फाइनली रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। अब जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आया है उसी स्टेप का डिवाइजर यानी कि 4 वही आपका HCF है। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई 4052 एंड 12576 का HCF बताइए, तो आपको आंसर क्या होगा, भैया 4 है, इसका HCF 4 है। ओके, इसका HCF 4 है। अब ये देख रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए पूरा का पूरा बोर्ड आपका भर चुका है, तब जाके फाइनल आंसर आपको दे पाया कि भाई इसका आंसर 4 आने वाला है। और हालांकि अगर यही चीज हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए करते तो बहुत छोटी सी जगह में अपना आंसर दे सकते थे। तो इसीलिए इसी वजह से इसका कोई खास यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा अभी फिलहाल। ठीक है, तो चलिए अब जैसे कि पहला चैप्टर है आपका, तो इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा रियल नंबर्स के बारे में फिलहाल पढ़ाया जा रहा है। बाकी के जितने भी 13, 14, 15 चैप्टर आपके रह जाएंगे, कहीं पर भी इसका देखने को जिक्र नहीं आएगा। जो हमारे नॉर्मल चीजें हैं वो तो खैर हर जगह यूज होंगी। चलिए, तो मेरा बात ये हुआ कि इस तरीके से आपने देखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए आपने अपना HCF फाइंड आउट कर लिया।